हेलो एंड वेलकम टू द स्पेशल सेशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और आज का टॉपिक है सेक्शन 438 एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत। यह चीज क्या है पहले इसे समझिए आप। हमारे भारत देश में बहुत बार ऐसा होता रहा है, खासकर अंग्रेजों के जमाने में, क्या कि पॉलिटिकल कारणों से किसी इंसान पर एक झूठा पर्चा करके उसको अंदर कर दो। जो लोग फ्रीडम फाइटर्स थे उनके साथ भी ऐसा होता था कि अंग्रेज क्या करते थे, उन्हें पता है ये बंदा लोगों को इकट्ठा करेगा, हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा, तो क्यों ना इसको पहले ही जेल के अंदर बंद कर दो, यानी कहीं जा नहीं सकेगा। समझ में आया? दूसरा, देश की आजादी के बाद भी इस तरह के काम होने लगे कि जो अपोजिट पार्टी का आदमी है, जो कि इलेक्शन में आपको कंपटीशन देगा, अगर उस पर झूठा केस बना दिया जाए, उसको अरेस्ट करा दिया जाए, उसे कितनी मिट्टी पलीत होगी, उसकी सारी रेपुटेशन, उसकी गुडविल खत्म हो जाएगी। समझ में आया? तो पॉलिटिकल गेम्स के लिए, ठीक है, इस तरह के टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजिक फैसलों के लिए लोगों पर फॉल्स केस, उनको फॉल्स केस में इंप्लीकेट कर दिया जाता है। सरकारें खुद ऐसे किया करती थी। समझ आया? राजनीति में खास करके इसका प्रयोग होने लगा। क्यों? अब जो सीएम है, सीएम और होम मिनिस्टर के अंडर होती है पुलिस। उसी सीएम को, उन्हीं मंत्रियों को कंपटीशन देना है अगली बार के इलेक्शंस में किसी राजनेता ने, दूसरी पार्टी के, जो अब शायद ऑपोजिशन में है, तो उसको पहले ही डाउन लगाने के लिए झूठे केस बनाए जाते हैं। आपको पता होगा पी चिदम्बरम और अमित शाह के बीच में क्या हुआ। जो अमित शाह के साथ कांग्रेस पार्टी ने, खासकर पी चिदम्बरम ने किया, जब पी चिदम्बरम होम मिनिस्टर था, सेम वही पी चिदम्बरम के साथ हुआ जब सेंटर में आ गई भाजपा सरकार। जैसे पुलिस से बचते बचाते अमित शाह ने एक छुपकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक वैसे ही पी चिदम्बरम ने छुप छुपा के वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये राजनीति है। इन चीजों को देखते हुए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की रक्षा करने के लिए इस चक्र का जन्म हुआ 438 एंटीसिपेटरी बेल। इसका क्या मतलब? वैसे बेल का मतलब है रिलीज ऑफ अ पर्सन पेंडिंग ट्रायल, यानी ट्रायल के दौरान एक इंसान को रिलीज कर देना, इस कंडीशन पे कि हर तारीख पर वो पेश होगा कोर्ट में जब बुलाया जाएगा, और पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के साथ कोऑपरेट करेगा। जब उसे सवाल जवाब में बुलाएंगे वो आएगा। समझ में आया? तो अरेस्ट के बाद बेल मिलेगी। पेंडिंग ट्रायल, कंडीशनल रिलीज ऑफ अ पर्सन पेंडिंग ट्रायल, ये बेल होता है। लेकिन एंटीसिपेटरी बेल अरेस्ट से पहले हो जाती है, जब एक इंसान को लगे he has reason to believe that he might be arrested in a false case। केस तो कोई बनता नहीं है, और फिर भी उसका नाम इसके अंदर घसीटा जाएगा उसकी छवि धूमिल करने के लिए या फिर किसी और पॉलिटिकल फायदे के लिए, तो वो उससे पहले ही हायर लेवल कोर्ट में जाएगा, जैसे कोर्ट ऑफ सेशन या हाई में जाएगा, और वहां बोलेगा मैं कहीं भागने वाला नहीं हूं, ऐसा कोई ऑफेंस ना मैंने किया है ना मैं करूंगा, नो प्राइमा फेसी केस इज मेड आउट अगेंस्ट मी। समझ में आया? इतनी मेरी प्रॉपर्टी है, ये है, वो ये भाग सकता नहीं। और दूसरा, इतने लोग मेरी श्योरिटी ले रहे हैं, मैं इतने रुपए जमा कराने को तैयार हूं। सबसे मेन बात, प्राइमा फेसी दिस इज अ फॉल्स केस, मेरा नाम तो घसीटा जा रहा है इससे। क्लियर? तो there is a presumption in favor of innocence of an accused। जब तक गिल्ट प्रूव ना हो जाए तब तक ये मान के चला जाएगा कि वो आदमी निर्दोष है। तो उसको क्या ऑर्डर करेगी कोर्ट? पहले जनरली करते हैं इंटरिम बेल, ठीक है, कि चलो अगले 7 दिन इसको अरेस्ट नहीं करेंगे, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर पुलिस आकर बताए क्यों इसका नाम केस में घसीट रहे, फिर हम बताएंगे एंटीसिपेटरी बेल देनी है या नहीं। समझ में आया? 438 बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिर इधर से पब्लिक प्रोसिक्यूटर
पुलिस आएगी, इधर से वो आदमी भी आएगा जिसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई या इनिशिएट होने वाली है, आमने सामने। अब जो जज है वो फैसला लेगा, या तो एंटीसिपेटरी बेल या फिर करो इसे। अभी समझ में आया? जनरली एफआईआर लॉन्च हो जाने के बाद ही कोई एंटीसिपेटरी बेल की गुहार लगाता है हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन में। लेकिन एफआईआर लॉन्च होना भी कोई प्री कंडीशन नहीं है, एसेंशियल नहीं है। बट जनरली देखा गया है कोर्ट्स में, अगर भी एफआईआर लॉन्च हुई होती तो कहते हैं what reasonable apprehension you have, on what basis you apprehend that you will be arrested। ऐसा क्या है जिसके बेस पर आपको लग रहा है आपको अरेस्ट किया जाएगा? आपका तो एफआईआर में नाम ही नहीं, एफआईआर नहीं है आपके खिलाफ। तो पर अगर हम बात करते हैं थ्योरेटिकली, तो थ्योरी यही कहती है there is no essential requirement of lodging of FIR if you want to file the petition for anticipatory bail। अगला, क्या एंटीसिपेटरी बेल एक मिसनोमर है? मिसनोमर कि नाम गलत रखा हुआ है, क्या ये बेल है? जब अरेस्ट ही नहीं हुआ तो बेल कैसे? ठीक है, बेल तो अरेस्ट के बाद होती है। टू सम एक्सटेंट यस दिस इज अ मिसनोमर, लेकिन इसमें ऑर्डर यही होता है कि अगर इसकी अरेस्ट डालते हो, साथ साथ हाई कोर्ट बोल रही है इसको रिहा किया जाए। ठीक है, अब डिफरेंट ओपिनियंस वर गिवन बाय डिफरेंट कोर्ट्स। ठीक है, 2018 में ये मैटर फाइनली सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। क्यों? क्या ऐसे ओपिनियन, डाइवर्जेंट ओपिनियंस थे डिफरेंट जुडिशियल ऑफिसर्स के। ठीक है, जैसे कि एक जजमेंट आई थी गुरबख्श सिंह सीबिया जजमेंट, उसके बाद सलाउद्दीन केस आया और दो ऐसे केसेस आए। इन ये डाइवर्जेंट व्यू पॉइंट से, महाराष्ट्र हाई कोर्ट का व्यू पॉइंट कुछ और था। वो कह रहे थे जब तक, सबसे छोटी कोर्ट है रेगुलर कोर्ट जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है, जब तक वहां पर काम शुरू ना हो जाए तब तक के लिए होती है एंटीसिपेटरी बेल। जबकि गुरबख्श सिंह सीबिया जजमेंट में कहा गया था कि जब तक केस चलेगा तब तक बेल माना जाएगा एंटीसिपेटरी बेल को। एक आदमी है, उसको डर है कि मुझे धक्के से अरेस्ट करेंगे, वो चला गया हाई कोर्ट ने दी एंटीसिपेटरी बेल। ठीक है, मिल गई बेल। अब उसके बाद रेगुलर कोर्ट ने उसको समन भेजा या वारंट, कुछ भी वारंट तो होगा नहीं, अब तो समन भेजेंगे, तो फिर केस चलता रहेगा और एंटीसिपेटरी बेल को रेगुलर बेल ट्रीट किया जाएगा। यह था एक व्यू पॉइंट गुरबख्श सिंह सीबिया जजमेंट का। मगर कुछ कोर्ट्स ने कहा कि द मोमेंट द प्रोसीडिंग स्टार्ट इन द लोअर कोर्ट्स, तो अपर कोर्ट की जो प्रोटेक्शन थी वो खत्म हो जाएगी और फिर अब लोअर कोर्ट का काम लोअर कोर्ट ही करेगी। वो डिसाइड करेगी बेल पे रिलीज करके रखना है या उसे अदर करना है। मगर बड़ी कोर्ट के फैसले को छोटी कोर्ट हैंडल करे। एंटीसिपेटरी बेल मिल गई थी पर रेगुलर बेल ना मिले, ये बात भी हाई लेवल जुडिशियल ऑफिसर्स को पसंद नहीं आई। तो क्या हुआ, 3 जजों का बेंच गठित हुआ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में 2008 में। वो 3 भी अलग अलग ओपिनियंस के थे, उन तीनों का भी एक मत नहीं था। कोई कह रहा था कि वंस अ बेल ऑलवेज अ बेल, कोई कह रहा था जैसे ही समन्स आएंगे रेगुलर बेल के एंटीसिपेटरी बेल का काम खत्म हुआ। और जिस मजिस्ट्रेट ने केस को आगे बढ़ाना है, सुनना है, उसी को डिसाइड करने दो ना बेल है या नहीं है। समझ में आया? तो 5 जजेस का बेंच बिठाया सीबी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। ये सुशीला अग्रवाल केस है और उसमें कहा गया कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस के हिसाब से ऑफिसर अपनी डिस्क्रिशन लगाकर डिसाइड करेगा। ठीक है, कि क्या कुछ टाइम के लिए होगी एंटीसिपेटरी बेल। अगर नहीं स्पेसिफाई किया तो वंस अ बेल ऑलवेज अ बेल। यानी जब बड़ी कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल दे दी तब छोटी कोर्ट को फिर से बेल देने की जरूरत नहीं है। अब रूल ये बन गया, समझ में आ गया? तो गुरबख्श सिंह सीबिया वाली जजमेंट को ही अपहेल्ड कर दिया। बस एक पॉइंट लगा दिया कि अगर उस केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ये मानते हैं कि हाँ इसको फॉर अ टाइम लिमिट ही
इस बंदे को बेल पे रिलीज करना चाहिए और उसके बाद रेगुलर कोर्ट डिसाइड करेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। अब मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा so that I can make you understand the things in a better way। और ये देखिए, here is my screen in front of you। पहले मैं स्क्रीन ही शेयर करूंगा, आपको जजमेंट दिखाऊंगा, सुशीला अग्रवाल जजमेंट। ये देखिए, I hope you can see my judgment, see my screen। Can you see this? ये देखिए, Supreme Court in a significant ruling, a 5-judge bench of कौन जुडिशियल ऑफिसर्स थे? अरुण मिश्रा, ठीक है, इंदिरा बनर्जी, विनीत सरा, M.R. Shah and Ravindra Bhatt has unanimously ruled that the protection granted to a person under section 438 CRPC should not invariably be limited to a time period. It should inure in favor of the accused without any restriction on time। ये है जनरल, ठीक है जी। और जस्टिस शाह ने क्या कहा? Was of the opinion that the normal rule should be not to limit the operation of the order in relation to a period of time। He however added, the conditions can be imposed by the concerned। जो मैंने कहा, facts and circumstances को देखते हुए कुछ टाइम के लिए भी हो सकता है, ठीक है जी। ये लीजिए, the conditions can be imposed by the concerned court while granting pre-arrest bail order including limiting the operation of the order in relation to a period of time if the circumstances so warrant, more particularly the stage at which the anticipatory bail application is moved, namely whether the same is at the stage before the FIR is filed or at the stage when the FIR is filed, and the investigation is in progress or at the stage when the investigation is complete। इन बातों को देख के अब समरी क्या है? Where the protection granted to a person under 438 CRPC should be limited to a fixed period so as to enable the person to surrender before the trial court and seek regular bail। कि क्या एंटिसिपेटरी बेल मिलने के बाद रेगुलर बेल के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा? The protection granted to a person under section 438 CRPC should not invariably be limited to a fixed rule। तो ये है फिक्स पीरियड नहीं होगा, ठीक है जी। The normal conditions under section 437 clause 3 437 की कंडीशन बेल कंडीशन करा दी थी कि जो ड्राइवर धमकाएगा नहीं, याद आ गया, और हर तारीख पे आएगा, वो सारी इसमें भी हो सकती है। Read with 438 clause 2 should be imposed if there are specific facts or features in regard to any offense, it is open for the court to impose any appropriate condition including fixed nature of relief or its being tied to an event। ऐसा हो जाने के बाद आपको रेगुलर बेल लगानी पड़ेगी, ऐसा हो सकता है। क्लियर? अब मैं और आगे चलता हूं, ठीक है। नाउ आई वुड लाइक टू शो यू द नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ नोट्स एंड डायग्राम स्पेशली। ये देखिए, ये है पूरा एंटिसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट। पहला क्लॉज 1 क्या कहता है? मैं चाहूंगा कि इसके साथ ही मैं खोल दूं आप लोगों के लिए अपना बेरेक्ट। ये देखिए, here comes the verdict। ये आ गया 438 आप लोगों के सामने। ठीक है, करें स्टार्ट। ये देखिए, डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट। ठीक है, मैं पहले डायग्राम दिखाऊंगा फिर इस तरफ लेके आऊंगा। ये देखो, एनी पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट, जब कोई आदमी को लग रहा है कि उसे अरेस्ट किया जाएगा और वो भी किया जाएगा किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में, तो बेल में बी ग्रांटेड टू हिम। कौन ग्रांट करेगा एंटिसिपेटरी बेल? हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन। किस चीजों को देखकर? आफ्टर कंसीडरिंग फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन से? पहली चीज क्या देखेंगे? नेचर एंड ग्रेविटी, ऑफेंस कैसा है।
दूसरा पॉसिबिलिटी टू फ्ली, ये फ्ली है भाग जाना, ठीक है। दूसरा एंटीसीडेंट्स, कि पहले भी क्या उसने अपराध किए, यानी पास्ट रिकॉर्ड, ठीक है जी। और दूसरा फ्रेवलस एक्यूजेशन, कि कहीं कोई फॉल्स केस तो नहीं है, ये कहीं झूठे केस से नाम नहीं फंसा रहे, ठीक है। अब इधर देख लो, ये देखिए, इधर देखिए, when any person has reason to believe that he may be arrested, ठीक है, on an accusation of having committed a non-bearable offense, non-bearable offense में उसको फंसाएंगे, ठीक है, उसको अरेस्ट करेंगे। he may apply to the, कहां, दो कोर्ट्स कौन सी, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, for a direction under this section, and that court may, if it thinks fit, direct that in the event of such arrest he shall be released on bail, उसे रिलीज कर दिया जाए। फिर समझ में आया। और अब आता है इसके बाद क्लॉज 2, ये देखो, पहले प्रोविजो आ रहा है, पहले आ रहा है 1 का प्रोविजो, देखो, if anticipatory bail application is pending before the high court or before court of session or rejected, एक बार ब्रेक देखिए, उस ब्रेक में प्रोविजन नहीं दिखाई दे रहा ना, यहां तक होगा, provided that where the high court or as the case may be, मिल गया, एडिस्पेटिव बेल वर्ड के नीचे 1A से पहले, where the high court or as the case may be the court of session has not passed any interim order under this or has rejected the application for grant of anticipatory bail, it shall be open to an officer in charge of a police station to arrest without warrant the applicant on the basis of accusation, on the basis of the accusation apprehended in such application। कितनी खतरनाक बात है, इसका मतलब क्या निकला, देखते कौन बताएगा, बलराज जी आप बताओ, इसका मतलब क्या निकला, प्रोविजो का मतलब बताओ, इस चीज का मतलब समझाने क्या रहा है रोहित। सपोज हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन में इंटरिम बेल मतलब पेंडिंग है, वो भी प्रोवाइड नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर जो इंचार्ज होगा उस केस का, वो विदाउट वारंट उस बंदे को अरेस्ट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ वो एप्लीकेशन जो उस एप्लीकेशन में उसने एक आदमी, इसे क्या कहते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका, समझ में आया। जो एक आदमी, कोई मर्डर हुआ, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एक आदमी ने जाए कोर्ट में कहा मुझे अरेस्ट करेंगे तो मुझे झूठा फंसाया जा रहा है, और कोर्ट ने कहा ये बंदा ऐसी बोल रहा है, इसकी एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन रिजेक्टेड। अब पुलिस उसको इस बेस पर अरेस्ट कर सकती है। क्यों तुम डरे, क्यों तुम्हें लगा कि तुम्हें अरेस्ट किया जाए, यानी कहीं ना कहीं तुम अपने आप को इस केस से जुड़ा हुआ मानते हो, ना तुम्हारा एफआईआर में कहीं नाम, ना किसी गवाह ने तुम्हारा नाम लिया, ना हम में से कोई तुम्हें पकड़ने आया कभी, तुम क्यों डरे, समझ में आया। जब पेंडिंग है पर एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं हुई है, या फिर जब एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, तो पुलिस ऑफिसर कैन मेक अरेस्ट विदाउट वारंट ऑन द बेसिस ऑफ सच एप्लीकेशन। फिर वो कैसे पकड़ सकती उसको भी, तो नहीं है तो नहीं, हम मांगी थी वो मिली थी तो नहीं, कैसे पकड़ेगा उसका भी, क्या दिखा एक्स का मर्डर हुआ, नो रहने दे, हमने क्या लेना क्या ना, उसको बेल भी नहीं देगा तो छोड़ेगा कैसे फिर। उसमें ये है कि आपका एक बार नाम बलराज को पकड़ते हैं, ठीक है, आपने जाके एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर दी, छोड़ो मुझे बोलने दो। एक मर्डर हुआ सेक्टर 25 में, ठीक है, किसी औरत का मर्डर हो गया, कुछ भी ना हो, सुनीता देवी का मर्डर हो गया, ओके, और लाश को देखा, रोहित ने पुलिस को सूचित किया, पुलिस ने मीडिया में दे दिया, एक लवारिस लाश मिली थी, शिनाख्त के बाद पता चला उसका नाम सुनीता देवी है, ठीक है, और उसको चाकू से गोद के मार दिया। अगले दिन, अभी पता नहीं किसने मारा, अगले दिन डॉक्टर बलराज अपनी एप्लीकेशन लगा देते हैं एंटीसिपेटरी बेल की, मुझे पता है मुझे अरेस्ट किया जाएगा। पुलिस कहती है हमारे पास कोई सुराग ही नहीं था,
कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कुछ भी नहीं, एक आदमी है जो डर रहा है जरूर मुझे अरेस्ट किया जाएगा, पता तो करो कौन है वो। आपको इसी ग्राउंड पे अरेस्ट करके आपसे पूछ रहे आप क्यों डरे, समझ में आया? और फिर आपका टेलीफोन रिकॉर्ड देख लेंगे, वो पता चला आप तो सारी रात बातें करते सुनीता देवी से। नहीं तो मैंने टीवी में देखा था पीछे तो दीवार में खुद को भागना पड़ गया था, तो इतना बड़ा आदमी हो के 15 दिन कौन जानता है तो की दीवार से कैसे जब हमारा समझो, पुलिस आपको कोई सजा नहीं दे रही है, सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए आपको अरेस्ट करके थाने लेके आ सकती है, सही ये क्वेश्चन समझ में आया? और पूछ लेगी कहाँ रहते हो, क्या आप जानते हो सुनीता देवी को, क्या आपने मर्डर होते हुए देखा है, आपको क्यों लगा कि आपको अरेस्ट किया जाएगा, ठीक है? और फिर उसके बाद आपके पड़ोसियों से भी पूछ लेंगे, ठीक है? अगर कहीं पर कोई तार मिलता हुआ तो आपको फिर आपका नाम डाल दिया जाएगा केस में और आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। समझ में आया? एफआईआर तो शायद कल ही हो चुकी है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कि आपके 161 के बयान ले लेंगे, समझ में आया? और आपके बारे में जो बोले वो भी, फिर उसके बेस पे हो सकता है चालान आपके खिलाफ ही पेश कर दिया जाए। तो क्या गलत है इसमें? अगर मैं पुलिस हूं मैं तो खुद अरेस्ट करूंगा आपको। बात सही है कि नहीं है? क्योंकि डरे क्यों? समझ में आया? क्या किसी ने आपको फोन किया कि हम आपको अरेस्ट करने आ रहे हैं? कोई अरेस्ट करने आया? कहीं पर कुछ दाल में काला तो है। चले आगे। अब हम चलते हैं 1A पर। अगर देखिए पहले मिलती होती है इंटरिम बेल, साथ ही उसकी कॉपी चली जाती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास और पुलिस के पास, फिर वो लोग आते हैं, उन दोनों पार्टी की बात सुनी जाती है। जनरली एक्स पार्टी एंटीसिपेटरी बेल नहीं देती, मैंने वर्ड क्या यूज किया, एक्स पार्टी। एक्स पार्टी क्या होता है वो बता देता हूं कि एक्स ने वाई पर, मैंने किसी का केस किया वाई पर, ठीक है, वाई तारीख पे आया नहीं, कोर्ट ने उसे बुलाया था, समन भेजे, वो आया नहीं, तो उसके खिलाफ एक्स पार्टी हो जाएगा, यानी उसके खिलाफ फैसला हो जाएगा। क्लियर? तो एंटीसिपेटरी बेल एक्स पार्टी नहीं मिलती। सरकारी वकील को, सरकार को, पुलिस को सुन लेते हैं उसके बाद में। क्लियर? और आगे चलते हैं। इफ इंटरिम बेल इज ग्रांटेड, एक बार थोड़े टर्म के लिए एंटीसिपेटरी बेल, इंटरिम एंटीसिपेटरी बेल मिल गई, कोर्ट शैल फोर्थविथ वर्ड का मतलब है विदाउट डिले, जल्दी से जल्दी, कॉज अ नोटिस ऑफ एटलीस्ट 7 डेज, 7 डेज है, कम से कम 7 दिन का नोटिस जरूर देंगे। किसको? ठीक है, कॉपी भेज दें किसको? पीपी और एसपी। पीपी यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील और सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस, कि तुम लोग आओ, फिर फाइनल तुम्हारी सुन के फैसला लेंगे कि एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करनी है या नहीं। समझ में आ गया? अब आ जाओ बेरेक्ट पर। अब ये देखिए बेरेक्ट, ये देखिए क्लॉज 2 क्या कहता है, कहां तक हो गया? यहां तक हो गया था, है ना जी? When the High Court or the Court of Session makes a direction under subsection 1, it may include, इसमें 1A है ही नहीं, ये पुराना बेरेट है मेरे ख्याल से, ठीक है जी? नया बेरेट निकाल दें क्या? सर कोर्ट ऑफ सेशन वही ना जहां पे जज को बैठाया जाता है 4 बजे के बाद? नहीं जी, फिल्मों से बाहर आओ थोड़ा। सेक्शन 438 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये लेटेस्ट 438 निकाल, ठीक है जी? अब आ रहा है 438, इसमें है, इसमें भी नहीं है, ये सब अमेंडेड है। चलो अब मैं इसी में करता हूँ 1A 438 1A देखिए, मैं डायग्राम खोल लेता हूँ बस फिर तो, ठीक है? ये कहता है where the court grants an interim order under subsection 1, it shall forthwith cause a notice being not less than 7 days, कम से कम 7 दिन टाइम तो देंगे पीपी और एसपी को। एसपी भी तो नीचे थाने से फाइल मंगवाएगा, समझ में आया? स्टडी करेगा, पीपी को भी टाइम तो चाहिए, 7 डेज का टाइम कम से कम मिलेगा, ठीक है? टुगेदर विद अ कॉपी ऑफ सच ऑर्डर, इंटरिम बेल के ऑर्डर की कॉपी में भेज देंगे, ठीक है? टू बी सर्व्ड ऑन पीपी एंड एसपी
with a view to give the PP a reasonable opportunity of being heard when the application shall be finally heard. समझ में आया? Application for anticipatory bail be finally heard. अब anticipatory bail की application सुनी जाएगी. अब आगे चलते हैं. 1B क्या कहता है? ठीक है, ये देखिए 1B. Presence of applicant. ये सुनो ध्यान से. जो बंदा अग्रिम जमानत मांग रहा है, अगर उसको मिलनी भी है, नहीं मिलेगी अगर वो फाइनल हियरिंग पे आएगा नहीं. फाइनल हियरिंग ऑफ एंटीसिपेटरी बेल पे जो बंदा अग्रिम जमानत मांग रहा है उसको आना पड़ेगा. क्यों? अगर नहीं दी तो साथ ही पुलिस पकड़ के ले जाएगी. इसकी तो आई हुई. मेरा पॉइंट समझ में आया? ये तो बहुत सी बात हुई जी. अपराधी मांग ले एंटीसिपेटरी बेल, नहीं मिली तो गायब हो जाओ, पकड़ के दिखाए पुलिस. ये तो गलत है ना. जो एंटीसिपेटरी ये दो धारी तलवार है. ऐसे अगर आपको फायदा हो सकता है, ऐसे नुकसान भी हो सकता है. एंटीसिपेटरी मिलेगी तब जब एप्लीकेंट आएगा कोर्ट में. फाइनल में आने की जरूरत नहीं, इंटरिम पे. समझ में आया? और तब एक तरफ पुलिस खड़ी है, एक तरफ एक्यूज खड़ा है, इधर जज बोलेगा या तो देगा बेल जा भैया अपने घर जा, या फिर किसे कोर्ट के अंदर करो. समझ में आया? तो प्रेजेंस 1B कर रहे हैं हम. 1B प्रेजेंस ऑफ एप्लीकेंट obligatory on final hearing. Final hearing means hearing for anticipatory bail. If on application by PP courts satisfied. ये PP एप्लीकेशन लगाता है, उसको जरूर बोलो कि थाने वो कोर्ट में आए, तो उसके बाद वो ऑब्लिगेटरी हो जाता है. अब यहाँ पे क्या लिखा है? ठीक है. Where the court 1B the presence of applicant seeking anticipatory bail shall be obligatory at the time of final hearing of the application and passing of final order by the court if on an application made to it by the PP the. और ऐसा नहीं है हमेशा ऑब्लिगेटरी होगा. जब PP अप्लाई करेगा, जिसे कहो थाने में उसे कहो कोर्ट में आए तो फाइनल हियरिंग पे तो डायरेक्शन मिल सकती है तुम्हें आना. क्लियर? If on an application made to it by the PP the court considers such presence necessary in the interest of justice. Okay? और आगे, when the high court or the court of session makes a direction under subsection 1, it may include such conditions. यानी जब एंटीसिपेटरी बेल मिलती है तो 437(3) या 438(2) कह लो, इसमें जो कंडीशंस है वो सारी लगी हो सकती है कि हर तारीख पे आना पड़ेगा, फिर उसके बाद ठीक है भाग भी जाओगे देश छोड़ के बिना परमिशन के, दो गवाहों को डराओगे धमकाओगे नहीं, सबूत नष्ट नहीं करोगे, ये सारी बातें. जैसे कि as it may things fit including पहला, ये तो यहाँ बेरट में भी दिया हुआ है. ये देखो जी क्या है कंडीशन. पहला, जब पुलिस बुलाएगी तब भी जाओगे इंटेरोगेशन के लिए. ठीक है. दूसरा, a condition that the person shall not directly or indirectly make any inducement, threat or promise to any person known with the facts of the case. ठीक है. गवाहों को डराओगे धमकाओगे नहीं, बिना कोर्ट की परमिशन के देश को छोड़ के भागोगे नहीं, या फिर वो सारी कंडीशन 437(3) वाली है. समझ में आ गया? चले आगे. ये कंडीशन लगा के एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है. जनरली हमेशा कंडीशन जरूर लगती रहती है. ओके. चाहे यहाँ पर इट मे थिंक फिट है पर जरूर कंडीशन लगती है. नेक्स्ट फिर आता है 438(3). ये 438(3) में पहली भी बार करवा चुका हूं जब मैंने ये बताया था कि बेलेबल वारंट इशू करने की ताकत देता है मजिस्ट्रेट को सेक्शन 71. लेकिन बेलेबल वारंट नाम की कोई चीज होती है ये पता चलता है हमें 438 क्लॉज 3 है. क्या 438 क्लॉज 3? पहले हम डायग्राम देखेंगे फिर हम प्रोविजन में जाएंगे. फिर क्लॉज 2 देख लो. कंडीशंस ऑफ एंटीसिपेटरी बेल, इंटेरोगेशन में अवेलेबल रहना पड़ेगा, डराओगे धमकाओगे नहीं, गवाहों को देश छोड़ के जाओगे नहीं बिना परमिशन के, और दूसरा 437(3) के बाकी सब कंडीशंस. और फिर एंटीसिपेटरी बेल के बाद अगर बंदा अरेस्ट होता है बिना वारंट के, ठीक है, और अगर वो बंदा साइन करने को तैयार है, अपनी बेल देने को तैयार है, तो उसको छोड़ा जाता है. दूसरा, इफ मजिस्ट्रेट इश्यूज वारंट तो केवल बेलेबल वारंट ही इशू होगा, नॉन बेलेबल वारंट कभी इशू नहीं होगा. बेलेबल वारंट में क्या होता है? एंडोर्समेंट होती है नीचे कि जाओ उसको पढ़ के मेरे पास इस डेट को इतने बजे पेश करो. पर अगर वो
बेल पर साइन कर दे तो उसे छोड़ देना, वो आएगा हमारे पास। समझ में आया? अगर एंटीसिपेटरी बेल मिल गई, फिर अगर बिना वारंट का अरेस्ट होता है तो पुलिस छोड़ देगी, अगर मजिस्ट्रेट वारंट इशू करता है तो बेल में वारंट इशू करेगा। क्लियर? समझ में आ गया? अब पढ़ते हैं बेरखने से। ये देखो, if such person is thereafter arrested without warrant by an officer in charge of a police station, बिना वारंट के अगर अरेस्ट होता है और वो बंदा बेल देने को तैयार है, समझ में आया? साइन करने को तैयार है कि हाँ मैं हर तरीके पेश होऊंगा, तो गिव बेल, तो ही शैल बी रिलीज, पुलिस ऑफिसर को छोड़ना पड़ेगा। ओके? and if a magistrate taking cognizance of such offense decide that a warrant should be issued in the first instance, अगर मजिस्ट्रेट फैसला कर लेता है कि मैं वारंट इशू करूं, पुलिस को ऑर्डर करूं जाओ उसको पढ़ के लाओ, तो वो वाला वारंट बेलेबल वारंट ही होगा। क्लियर? मैं प्रोसीड फर्दर चलूंगा। तो जैसे सेक्शन होते हैं 420 471 और सर 468 467 सर इनमें भी अवेलेबल या नॉन अवेलेबल मिल सकती है? ये आईटीसी की बात कर रहे हो? हाँ, सब में बेल नॉन दोनों मिल सकते हैं। 123 में भी मिल जाएगी? हर किसी में, कहीं पर कोई रूल नहीं है यहाँ पर कहीं भी बेलेबल वारंट इशू नहीं करना, कहीं ऐसा नहीं है। समझ में आया जी? नो विल बी रिटर्न की इस पर में बेलेबल वारंट इशू नहीं करना, इसमें ये है इसे बेलेबल वारंट ही इशू करना पड़ेगा। क्लियर? चले आगे, किसी भी ऑफेंस से बेलेबल वारंट इशू हो सकता है। और यहाँ पर हमारा एंटीसिपेटरी बेल फ्रॉम डायग्राम फ्रॉम बेल एक्ट हो गया। अब हम करेंगे गहराई में। क्लियर? मेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या इसमें आता है, इतिहास द्वारा सब कुछ इसको हम डेप्थ में स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पर ये देखिए एंटीसिपेटरी बेल, करें स्टार्ट। ये देखिए एंटीसिपेटरी बेल 438 पर आधारित है, ठीक है, पर इसके रूल्स वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स में नहीं है, ठीक है। ये जुडिशियल डिसीजन से बहुत हद तक जो है वो प्रभावित है, ये बात अलग है। पिछले कुछ सालों में अमेंडमेंट्स के द्वारा हमने जुडिशियल डिसीजंस वाली बातों को इनकॉर्पोरेट कर दिया है लॉ के अंदर। 1973 में बना था सीआरपीसी, जो लेट 1970s थे, उसमें काफी डेवलपमेंट हुई, ठीक है, इस फील्ड में has taken place at international level for use of non custodial measures। हमारी जुडिशरी ने भी उसको इनकॉर्पोरेट करने की काफी कोशिश की है ये कुछ हद तक एक मिसनॉमर, क्योंकि बेल तो आफ्टर अरेस्ट होता है, यहाँ पर अरेस्ट से पहले बेल का ऑर्डर मिल रहा है। समझ में आया? द क्वेश्चन ऑफ बेल अराइजेस व्हेन द पर्सन इज इन कस्टडी बट हियर देयर इज नो अरेस्ट, तो इस कारण से कुछ हद तक कह सकते हैं कि ये मिसनॉमर है। फिर पहली बार ये टर्म कब यूज हुई? 41st रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन 1969, ठीक है। एक क्लॉज 447 था जिसमें ये सलाह दी गई थी होना चाहिए एंटीसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ये है क्या चीज? बेल ऑफ पर्सन्स एप्रीहेंडिंग अरेस्ट, दैट इज कंटेम्पलेटिंग दैट ही मे बी अरेस्टेड। पुराना जो सीआरपीसी था, यानी 1898 का जो सीआरपीसी था, वहां पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। लेकिन कुछ हाई कोर्ट्स वो ग्रांट कर दिया करती थी एंटीसिपेटरी बेल, पर वो देती थी 482 में इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट। समझो, ओल्ड सीआरपीसी 1898 का सीआरपीसी था, उसको खत्म करके नया सीआरपीसी आया 1973। क्लियर? उससे पहले देश में क्या एंटीसिपेटरी बेल जैसी कुछ चीज थी? हाँ थी, कुछ हाई कोर्ट्स देती थी, कुछ नहीं देती थी। पूरे कंट्री में सेम लॉ प्रिवेल नहीं कर रहा था। जो हाई कोर्ट्स देती थी वो फिर किस लॉ के अंतर्गत देती थी? 482 सीआरपीसी। 482 क्या? इनहेरेंट पावर्स, कि जहां पर लॉ साइलेंट है पर जस्टिस की डिमांड है, वहां पर कोई भी फैसला दे सकती है हाई कोर्ट। इज माय पॉइंट क्लियर? मगर बाद में इसको एक स्टैट्यूट की रूप में लाया गया, इसको लॉ की फोर्स दी गई 438। क्लियर? ऑल ओवर इंडिया लाया गया इस कॉन्सेप्ट को। लॉ कमीशन ने भारत के क्राइम सीन को रिकॉग्नाइज किया, एनालाइज किया, और हियर पीपल मिसयूज पावर ऑफ कोर्ट बाय इन्वॉल्विंग देयर राइवल्स इनटू फॉल्स केसेस। अपने दुश्मनों को झूठे केस में फंसा दिया करते थे भारत में।
इसे डील करने के लिए ये चीजें। अब कब 438(1) में एंटिसिपेटरी बेल मिलेगी? 3 बातें होनी जरूरी है। पहला, बंदे को डर है वो अरेस्ट हो जाएगा, होगा किसी नॉन बेलेबल केस में, और दूसरा, रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ बिलीव्स व्हिच कुड बी ऑब्जेक्टिवली एग्जामिन्ड। क्लियर? फीचर्स क्या है एंटिसिपेटरी बेल के, ये प्रॉपर मेल से क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, कई जुडिशियल डिसीजंस से प्रोविजंस पैदा हुए, जिसमें सबसे मेन है बालचंद जैन, गुरबख्श सिंह सीबिया, पोकर राम और अदरी धर्मदास का केस। यहां से कॉन्सेप्ट निखर के सामने आया। ये एक रेगुलर रेमेडी नहीं है, ये एक एंटीसिपेटरी, ये एक एक्सेप्शनल रेमेडी है। ठीक है, और 2 इसके पर्पस है। पहला, फॉल्स केस में पुलिस कस्टडी से बचाना आपको, और दूसरा, वेयर द केस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, पक्की बात है रूल उसको मिलनी है, तो वहां पे उसको एंटिसिपेटरी बेल भी मिल जाती है। फिर कभी एक्स पार्टी नहीं मिलती, नेवर ग्रांटेड एक्स पार्टी, पुलिस और पीपी को सुनते जरूर है। ऑल्दो देयर इज नो प्रोविजन फॉर हियरिंग ऑफ, हालांकि 438 में लिखा नहीं हुआ, मगर इन रियलिटी हमेशा अपोजिट पार्टी को सुनते हैं। ठीक है जी। और सुप्रीम कोर्ट in number of cases has declared that anticipatory bail should never be granted ex parte, पर 438 में ये बात नहीं लिखी। ओके, और आगे चलते हैं। नोटिस इज इशूड टू अपोजिट पार्टी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है जी, उनको सुन के फिर फैसला लेंगे। क्या ये हमेशा कंडीशनल होगी? यस। ठीक है, इट इज नेवर ग्रांटेड विदाउट सर्टेन एक्सप्रेस कंडीशंस। रेगुलर बेल जो मिल जाती है, ठीक है, उसमें 437(3) वाली की जो कंडीशंस हैं वो तो लग ही सकती हैं, उसके अलावा भी कुछ कंडीशंस बताई गई हैं, वो मैं आपको करवा चुका हूं। ठीक है, और आगे चलते हैं। जैसे पर्सन शैल नॉट लीव इंडिया, ये सब करवा चुका हूं मैं आपको। इट इज नेवर ग्रांटेड एक्स पार्टी बता चुका हूं आपको, हालांकि वर्ड मे यूज हुआ है पर इट इज इंटरप्रेटेड एज शैल। कौन दे सकता है? या हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, पहले कोर्ट ऑफ सेशन में एप्लीकेशन लगाई, वहां से रिजेक्ट होगी, फिर क्या हाई कोर्ट जा सकते हो? हाँ, पहले हाई कोर्ट लगाई, वहां से रिजेक्ट होगी, अब क्या कोर्ट ऑफ सेशन लगा सकते हो? नहीं। इससे पहले छोटे में लगाने में फायदा होता है। आगे चलते हैं। दोनों को कॉन्करेंट पावर्स मिलती हैं, हाई कोर्ट को भी और कोर्ट ऑफ सेशन को भी। तो इसका मतलब ये हुआ दोनों जगह एप्लीकेशन लग सकते। अगर एक आदमी दोनों जगह एप्लीकेशन लगा दी तो क्या होगा? It is normally to be presumed that the court of session would be first approached for anticipatory bail unless an adequate case for not approaching the court of session is there. ये कब कहा गया? छज्जू राम केस में कहा गया। अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने आपकी एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दी तो क्या आप हाई कोर्ट जा सकते हो? यस, नॉट बी अ बार इन द हाई कोर्ट। लेकिन if the high court first rejects your application for anticipatory bail, ठीक है, he cannot approach sessions court। क्लियर है? then किस स्टेज पर आप एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगा सकते हो? क्या एफआईआर लॉन्च होने के बाद ही एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगेगी? बिल्कुल भी नहीं। एंटिसिपेटरी बेल could be granted any stage before arrest of the person or surrender before common authority। तो इस कारण से रिकॉर्डिंग ऑफ एफआईआर इज नॉट अ कंडीशन प्रेसिडेंट। केस का नाम सुरेश वासुदेवा वर्सेस स्टेट। इज दैट पॉइंट क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है। सुशीला अग्रवाल जजमेंट जो आई है लेटेस्ट, उसकी वजह से पेपर में भी एंटिसिपेटरी बेल पर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि करंट अफेयर क्वेश्चन बन चुका है। और आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। Next, no blanket anticipatory bail। कभी भी ब्लैंकेट एंटिसिपेटरी बेल नहीं होगी। जैसे कि मर्डर हुआ सुनीता देवी का, बलराज जी ने लगा दी एंटिसिपेटरी बेल और कहा एक छोटू का भी मर्डर हुआ, एक और रेप भी हुआ, ये भी हुआ, अब किसी भी केस में अरेस्ट ना किया जाए। किसी एक केस में एंटिसिपेटरी बेल मिल गई तो क्या आप किसी भी केस में अरेस्ट किया जाएगा? नहीं, बस उस केस में अरेस्ट किया जा सकता।
मेरा पॉइंट समझ में आया? क्या ऐसा एंटिसिपेटरी बेल का ऑर्डर आ सकता है क्योंकि शरीफ आदमी है बलराज जी, है ना, ये कोई भागी तो है नहीं, तो इस कारण से इनको कभी अरेस्ट ना किया जाए, कोई भी केस हो, चाहे वो चोरी का हो, चाहे डकैती का हो, चाहे ऐसा नहीं होता। नो ब्लैंकेट एंटिसिपेटरी, इसलिए नीरव मोदी ने एंटिसिपेटरी बिल ले लिया तब आ गया। ऐसे ऐसे उसको फंसा लेते लगातार वो प्रेजेंट कर एक एक किस पर उसको फंसा लेते, समझ में आया? तो इस कारण से ब्लैंकेट एंटिसिपेटरी बेल नहीं होती। It was forcibly applied by Supreme Court in case of Gurbakh Singh Sibia versus State of Punjab. A blanket order, that is an order which serves as a blanket to cover or to protect any and every kind of allegedly unlawful. बंदे ने कहा मुझे किसी ना किसी केस में फंसा लेंगे, जैसे मुझे ब्लैंकेट एंटिसिपेटरी बेल दे दो, मुझे किसी केस में नहीं अंदर कर सकते आप। कोर्ट कहती है ऐसा नहीं होता, समझ में? केस टू केस देखेंगे। क्लियर? अगर आपको 6 केस का खतरा है, या तो इस केस में फंसाएंगे, इस तो 6 के 6 नाम लिखो, उन 6 में आपको अरेस्ट नहीं करेंगे, हम कंसीडर करके फैसला दे सकते हैं, पर सातवें में अरेस्ट कर लिए तो वो रोकेंगे नहीं। समझ में आया? नो ब्लैंकेट एंटिसिपेटरी बेल। नेक्स्ट, कंसीडरेशन, क्या क्या बातें देख के कोर्ट फैसला देगी बंदे को एंटिसिपेटरी बेल देनी है या नहीं अग्रिम जमानत? क्या? सबसे पहला, भाग तो नहीं जाएगा। दूसरा, जो आजादी अब उसको मिलेगी कहीं उसका मिसयूज तो नहीं करेगा, लिबर्टी का मिसयूज तो नहीं करेगा। अब इफ बोथ आर नॉट देन ग्राउंड इज ग्रेविटी ऑफेंस। फिर इसके बाद देखेंगे कितना बड़ा ऑफेंस है, छोटा मोटा है या भारी भरकम ऑफेंस है। ठीक है, द कंसीडर आर सेम, जो रेगुलर बेल में देखते हैं इसका अंदर वही देखते हैं एंटिसिपेटरी बेल, उसमें तो यही देखते हैं। रेगुलर बेल का फैसला जो लेते हैं तब जो चीजें देखते हैं वही एंटिसिपेटरी बेल का फैसला लेते हुए देखा जाता है। किस केस में कहा गया? जगजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। क्लियर? नेक्स्ट, इंटरफेरेंस विद पुलिस इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इफ द पिटिशनर इज लाइकली टू इंटरवीन विद पुलिस इन्वेस्टिगेशन, अगर लगता है ये आदमी पुलिस को सही तरह काम नहीं करने देगा तो उसे एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। केस का नाम के जैफ वर्सेस यूटी चंडीगढ़। क्लियर? नेक्स्ट, कैंसिलेशन ऑफ एंटिसिपेटरी बेल। क्या एंटिसिपेटरी बेल कैंसिल हो सकती है? इट इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल इशू, as section 438 is a complete code but contains no reference to cancellation, but now the matter has been settled by Supreme Court. ये चीजें किताबों में नहीं है जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे। आप एग्जाम में ये पॉइंट्स लिख के आते हैं, खास करके मेंस में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। क्लियर? कोड यहाँ साइलेंट है, बुक्स भी इस पर साइलेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने दौलत राम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1995 में कहा even anticipatory bail could be cancelled under inherent powers of court। 482 में एंटिसिपेटरी बेल भी कैंसिल हो सकती है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। किन किन ग्राउंड्स पर कैंसिल हो सकती है? अब केस ज्यादा सीरियस हो गया है, ठीक है, बेल इलीगल तरीके से ली गई, गलत बातें बोल के, बेल हैज बीन सर्व्ड थ्रू डिसीटफुल मींस, ठीक है, देन रॉन्गफुल एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट, कोर्ट ने दी है बेल, वो कोर्ट के पास बेल देने की पावर ही नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन से इंटरफेयर कर रहा है पिटिशनर, एविडेंस से टेम्परिंग कर रहा है, विटनेस को डरा रहा है, ठीक है, और श्योरिटीज की रीत से बाहर हो गया। ए और बी जिन्होंने आश्वासन दिया था इसको छोड़ दो, हम वादा करते हैं, हम जिम्मेदारी लेते हैं, ये हर तरीके पे आएगा, अब उनकी बात नहीं सुनता। समझ में आया? उनकी रीत से बाहर। हाँ जी, इट मींस अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने बेल दे दी है तो एक बार को हाई कोर्ट उसको कैंसिल कर सकती है। हाँ जी, कोर्ट ऑफ सेशन खुद भी कैंसिल कर सकता है। 437(5) ये कहता है जो कोर्ट बेल दे रही है वो बेल को कैंसिल भी कर सकती है, खुद भी कैंसिल कर सकती है। ठीक है जी। फिर कैंसिलेशन ऑफ बेल और डिनायल ऑफ बेल में क्या फर्क है? बेल ना देना डिनायल ऑफ बेल है, बेल देकर उसको कैंसिल कर देना कैंसिलेशन है। कैंसिलेशन हो जाते हैं दोबारा बेल नहीं मिलती, समझे, क्योंकि उसने अपनी पावर का मिसयूज किया। केस का नाम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस संजय गांधी 1978। डिनायल ऑफ बेल इज डिफरेंट फ्रॉम कैंसिलेशन ऑफ बेल, ठीक है जी। जुडिशरी अप्लाइज इट्स जुडिशियल माइंड फॉर फर्स्ट टाइम। डिनायल में
पहली बार दिमाग लगाया जा रहा है बेल के ऊपर और कैंसलेशन में दूसरी बार लग रहा है। ओवर रूलिंग द जजमेंट ऑफ वन कोर्ट, समझ में आया? तो आर्ग्यूमेंट्स इवॉल्व्ड बाय कोर्ट टू जस्टिफाई द कैंसिलेशन ऑफ एंटिसिपेटरी बेल आर, ये 438 में इम्प्लिसिट है, ठीक है। दूसरा, उन्हीं प्रिंसिपल्स पर ये आधारित है। दिस पावर कुड बी एक्सरसाइज्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल्स एज गैरेंटेड फॉर द क्लाइंट क्लॉज 2 या 435 भी बोल सकते हैं। कोर्ट कैन इन्वोक इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन। अब ड्यूरेशन क्या है एंटिसिपेटरी बिल की? अभी मैंने सुशीला अग्रवाल केस आपको करा दिया, ठीक है। यहां पे लिखा चाहिए हुआ है an order of anticipatory bail does not continue till the end of trial but it must be of limited duration as the regular court cannot be bypassed, ठीक है। ये पॉइंट अब गलत हो गया, ये जब जजमेंट आई थी तब मैंने लिखवाया था इसको, पर अब सुशीला अग्रवाल के बाद ये वाला पॉइंट ओवररूल हो गया। नाउ if the anticipatory bail is granted it will continue till end of the trial if not explicitly provided by the order, ठीक है जी। by the एक बार अगर आपको एंटिसिपेटरी बेल मिली, यही तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो अब ये बेल चलती रहेगी। जब छोटी कोर्ट में केस चालू होगा तो दोबारा से बेल अपील लगाने की जरूरत नहीं है। पर अगर जिस कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल दिया उसी ने ये लिख दिया कि इसको दोबारा से रेगुलर बेल अप्लाई करनी पड़ेगी, समन्स जैसे इशू कर दिए छोटी कोर्ट ने, एंटिसिपेटरी बेल खत्म। अगर सर वो क्रिमिनल भी है उसमें, तो ऐसा हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स, ये बात ही सिर्फ क्रिमिनल की होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट, द लिमिटेड ड्यूरेशन मस्ट बी, सब गलत हो गया, ठीक है जी, खत्म। नेक्स्ट, ये गुरबख्श सिंह सीबीआई जजमेंट में ये कहा गया था कोर्ट चाहे तो लिमिट कर सकती है पीरियड ऑफ ऑपरेशन ऑफ एंटिसिपेटरी बेल फॉर अ शॉर्ट पीरियड only after filing of FIR if there are reasons to do so। अब ये सब सुशीला अग्रवाल केस जो सबसे पहले मेरा लेक्चर शुरू किया वो इसके ऊपर चलेगा। सलाउद्दीन शेख का केस था जिसने गुरबख्श सिंह सीबीआई के खिलाफ जाके बात की थी। अब ये सब खत्म है, ये पॉइंट्स। सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट यही था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट आ चुकी है। एंटिसिपेटरी बेल इवन फॉर सीरियस केसेस इन्वॉल्विंग डेथ एंड, क्या सीरियस केस जिसमें सजा डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकती है, क्या उसमें भी एंटिसिपेटरी बेल मिल सकती है? आंसर इज यस, इवन फॉर द सीरियस केसेस मिल सकती है। ओके, बस कोर्ट को लगना चाहिए एलिगेशन अपीयर्स टू बी फॉल्स, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन नंबर ऑफ केसेस क्लैरिफाइड दैट एंटिसिपेटरी बेल नॉट टू बी ग्रांटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस सच एज डॉरी डेथ। पर कुछ केसेस ऐसे हैं जैसे डॉरी डेथ या फिर जहां करप्शन वाले केसेस होते हैं, करप्शन एट हाई लेवल, अब किसी मंत्री, प्रधानमंत्री या किसी बड़े पुलिस ऑफिसर ने करप्शन की है, उसमें एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलती। क्यों? उसके पावरफुल लोग हैं, वो गवाहों को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, गायब करा सकते हैं। क्लियर? फिर इकोनॉमिक ऑफेंसेस, क्यों पैसे को पता नहीं देश से बाहर हवाला के थ्रू भेज देंगे। फिर जो सरकार के खिलाफ सेडिशन जैसे जो अपराध हैं उसमें भी एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलती। तो सर आजकल तो गवर्नमेंट ज्यादा सब पे लगा रही है सेडिशन, तो उनमें मिलेगी नहीं? नहीं मिलती, मिलनी मुश्किल है, मिल सकती है। वेदर एंटिसिपेटरी बेल कुड बी कैंसल्ड, ठीक है। इवन ये केस का मैं दौलत राम स्टेट ऑफ हरियाणा में पहले करा चुका हूं, एंटिसिपेटरी बेल कैंसिल हो सकती है। अब रेगुलर बेल और एंटिसिपेटरी बेल के कंपैरिजन का क्वेश्चन मेंस में बनता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, एंटिसिपेटरी बेल एक्सेप्शनल रेमेडी है जबकि वो एक रेगुलर रेमेडी है, ठीक है। रेगुलर बेल इज अ पॉलिसी रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट, एंटिसिपेटरी बेल कुड नेवर बी ग्रांटेड एक्स पार्टे बट रेगुलर बेल मे बी ग्रांटेड एक्स पार्टे, ठीक है जी। इट कुड नॉट बी ग्रांटेड एक्स पार्टे ओनली इन केसेस कवर्ड बाय फूड एंड क्लॉज, बाकी में हो सकता है। नेक्स्ट, कहां पर नहीं, कहां पर एक्स पार्टी रेगुलर बेल नहीं मिलेगी, वो है केसेस ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, बड़े अपराध, या फिर केसेस जिसमें की पनिशमेंट फॉर लाइफ हो सकती है, ठीक है, विच इज प्रेजेंट फॉर लाइफ
गिव नोटिस ऑफ एप्लीकेशन फॉर बेल टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एंटिसिपेटरी बेल एक्स पार्टी नहीं होती, रेगुलर बेल एक्स पार्टी हो सकती है, पर रेगुलर बेल सिर्फ दो जगह पर एक्स पार्टी नहीं होती। वो दोनों बातें कहाँ लिखी हैं? 439 क्लॉज 1 में। और 439 क्लॉज 1 का प्रोविजो क्या कहता है कि जो केस एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है वो, या फिर जहां पर एब्जॉर्ब फॉर लाइफ हो सकती है, वहां पर नहीं होगा क्या नहीं होगा? एक्स पार्टी रेगुलर। एंटिसिपेटरी बेल हमेशा ही डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होती है, ठीक है जी। रेगुलर बेल इज राइट इन बेलेबल ऑफेंसेस। एंटिसिपेटरी बेल किसी भी सूरत में आपका अधिकार नहीं हो सकता, लेकिन बेल आपका अधिकार हो सकता है बेलेबल ऑफेंसेस में। हाँ, नॉन बेलेबल वो डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट ही रहेगा। देन एंटिसिपेटरी बेल, certain express conditions must be there as provided by 438 clause 2। 437(3) वाली कंडीशंस भी इसके साथ जोड़ के देखी जाएंगी। जैसे जब पुलिस बुलाएगी आप जाओगे, ठीक है, ये होंगी ही होंगी एंटिसिपेटरी बेल में, पर रेगुलर बेल में ये नहीं लिखा। देयर मे बी सच कंडीशन, देयर मे नॉट बी सच कंडीशंस। और एक कंडीशंस है, डराओगे धमकाओगे नहीं, ये इंड्यूसमेंट वर्ड है, आई। क्लियर? ओके। और उसका अगला, बिना परमिशन के देश को छोड़ के नहीं जाओगे, और 437 की सभी कंडीशंस। मगर रेगुलर बेल में क्या होता है? जनरल रेगुलर बेल इज सब्जेक्ट टू इम्प्लाइड कंडीशंस ऑफ बेल बॉन्ड। सिर्फ बेल बॉन्ड की इम्प्लाइड कंडीशंस हैं, बाकी कोर्ट की मर्जी लगाए या ना लगाए, पर वहां तो लगानी ही पड़ती है। क्लियर? एंटिसिपेटरी बेल लगती रहती है। But in cases covered by 437(3) and 439(1), court is bound to impose certain conditions. Condition सिर्फ 437(3) और 439(1) में है, जबकि एंटिसिपेटरी बेल कंडीशन लगनी नहीं, ठीक है। फिर ये मैं बता चुका हूं कौन कौन से थे 437(3) में, कल के लेक्चर में हो गया था। Who grants it? एंटिसिपेटरी बेल सिर्फ दो कोर्ट्स दे सकती हैं, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, जबकि रेगुलर बेल मजिस्ट्रेट भी दे सकता है, पुलिस भी दे सकती है। बेलेबल ऑफेंस में पुलिस कैन इवन गिव द रेगुलर बेल, ठीक है। मजिस्ट्रेट भी दे सकता है, सेशन जज भी दे सकता है, हाई कोर्ट भी दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी। इट इज नॉट अ कोर्ट ऑफ बेल, इट कुड बी ग्रांटेड अंडर 136। सुप्रीम कोर्ट रेगुलर बेल किस में दे सकता है? 136 में स्पेशल लीव पिटीशन, ठीक है। सेशन जज किस में दे सकता है? या 439 में या 436 में बेलेबल ऑफेंस में। मजिस्ट्रेट किस में दे सकता है? या 436 437 बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। क्लियर? पुलिस ऑफिसर सिर्फ कब देगा? जब 436(1) में। इन बेलेबल ऑफेंसेस एज पर 50 क्लॉज 2 एंड 436(1), इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस एज पर 437(4), ठीक है जी। 437(4) क्या था? जब पुलिस को पता लग जाता है बंदा बेकस हो रहा है, समझ में है? और आगे चलते हैं। एंटिसिपेटरी बेल इज प्री अरेस्ट बेल, ये हमेशा अरेस्ट से पहले होती है, रेगुलर बेल अरेस्ट के बाद होती है। ये पॉइंट तो क्लियर है? देन कंसीडरेशन फॉर ग्रांट, क्या क्या बातें देखकर बेल मिलती है, जनरली सेम होती है, ठीक है। Consider for grant of anticipatory bail are different from constitutional grant of regular bail. Under anticipatory bail, the main focus is on two issues. Anticipatory bail में दो मेन बातें क्या है? कहीं भाग तो नहीं जाएगा, या अपनी लिबर्टी को मिसयूज तो नहीं करेगा। इनके बाद देखते हैं क्या? ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, ठीक है जी। रेगुलर बेल में जो मेन फोकस है वो है ग्रेविटी पर। हमने 437 में पढ़ा है कि कब देनी है कब नहीं देनी, याद आया? कि डेथ में देनी, एलाइव वाले में देनी, ठीक है जी। नेक्स्ट, ड्यूरेशन। एंटिसिपेटरी बेल फिक्स ड्यूरेशन के लिए नहीं होती है, ठीक है। ये वाली लाइन अब गलत हो गई आफ्टर सुशीला अग्रवाल केस, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये फिर से आगे वही पॉइंट, प्रोविजन फॉर कैंसिलेशन। तो कहां कैंसिलेशन है? देयर इज नो स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी प्रोविजन फॉर कैंसिलेशन ऑफ एंटिसिपेटरी बेल, लेकिन 438 बट अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट दिस पावर इज इनहेरेंट, खास करके 482 में कर दे
कर सकते हैं। क्लियर? और रेगुलर बिल में तो साफ है 437(5) में, रेड में 436(2) और 439(2). Immediate enforcement. Anticipatory bail is not immediately enforced. It remains under suspension when police comes. जब पुलिस अरेस्ट करेगी तब रिवाइव होगी। नहीं, रेगुलर बेल उसी टाइम इफेक्ट में आती है, बंदे को छोड़ते हैं, अरेस्ट हो ना आदमी, एंटिसिपेटरी बेल दे दी, कागज में रहेगी। इफेक्ट में कब आएगी? दो बातें, या तो मजिस्ट्रेट जब वारंट इशू करेगा तो कौन सा करेगा? बेल, या फिर जब पुलिस अरेस्ट करेगी साथ छोड़ना पड़ेगा if the person is ready to furnish the bail. Okay, there are certain enactments where privilege of anticipatory bail has been denied for arrestees. Some people challenge it as violative of article this. ठीक है, yes, they are constitutionally valid. Supreme Court had held anticipatory bail constitutionally valid है। anticipatory bail अधिकार नहीं है, ठीक है जी, सिर्फ हायर कोर्ट से इसको दे सकती है। ओके, कल का टॉपिक हमारा ये होगा 439, 438 यहाँ खत्म होता है। ओके, द टॉपिक इज ओवर। एनी क्वेश्चन?